ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मुख्य फोकस शेयर बाजार की उस सबसे बड़ी पहेली पर है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। वेल्थ क्रिएशन। हाँ, असली संपत्ति कैसे बनती है? बिल्कुल। बाजार में वास्तविक संपत्ति का निर्माण आखिर कैसे होता है, और हम उन बेहतरीन कंपनियों की पहचान कैसे कर सकते हैं जो लंबे समय तक टिकती हैं? और आज की चर्चा के लिए हमारे पास दो बेहद प्रामाणिक स्रोत हैं। जी, और दोनों ही स्रोत बहुत गहराई से डेटा का विश्लेषण करते हैं। हाँ, पहला है मोतीलाल ओसवाल की 17वीं वार्षिक वेल्थ क्रिएशन स्टडी, जो 2007 से 2012 के बीच के आंकड़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है। और दूसरा स्रोत है मॉर्निंगस्टार की 2018 की इन्वेस्टिंग गाइड। और मुझे लगता है इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो है सूचनाओं के भारी ओवरलोड को कम करना। मतलब रोज बाजार का इतना शोर शराबा होता है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा होता है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि उतार चढ़ाव के बीच कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं जो सच में काम करते हैं। एकदम सही बात है। और इस शोर से बचने का सबसे अच्छा तरीका बुनियादी बातों पर लौटना है। और इसकी शुरुआत वॉरेन बफे के एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प कोट से करते हैं। बफे का मानना है कि निवेश के लिए बेहतरीन कंपनियां उन शानदार महलों या किलों की तरह होती हैं जिनके चारों ओर एक बहुत ही गहरी और खतरनाक खाई होती है, जिसे वो इकोनॉमिक मोट कहते हैं। इकोनॉमिक मोट, हाँ, ये शब्द तो जैसे निवेश की दुनिया का मंत्र बन गया है। बिल्कुल। और सिर्फ खाई ही नहीं, उस महल के अंदर का नेतृत्व एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सारा खजाना सिर्फ अपने लिए ना रखे बल्कि निवेशकों के साथ भी बांटे। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये जो बफे का कोट है, ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है। मॉर्निंग स्टार और मोतीलाल ओसवाल दोनों ही इसे एक बहुत ही ठोस ढांचा मानते हैं। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सी कंपनी आज अच्छा कर रही है ना? बिल्कुल नहीं। ये समझना कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों अच्छा कर रही है और क्या वो कल भी ऐसा कर पाएगी। ये मोट या आर्थिक खाई कंपनी के मुनाफे को नए और आक्रामक प्रतिस्पर्धियों से बचाती हैं। जो कंपनियां लंबे समय तक रिटर्न देती हैं, उनके पास ये सुरक्षा कवच पक्के तौर पर होता ही है। मुझे ये महल और खाई वाला जो विजुअलाइजेशन है बहुत पसंद है। ये चीजों को बहुत आसान कर देता है। जरा सोचिए, एक शानदार किला है, अंदर बहुत सारा खजाना है, मतलब भारी मुनाफा। और जहां मुनाफा होगा वहां दुश्मन तो आएंगे ही। हाँ, प्रतिस्पर्धी कंपनियां उस मुनाफे पर कब्जा करना चाहेंगी। ऐसे में वो जो गहरी खाई है वही किले की रक्षा करती है। लेकिन कागज पर, मेरा मतलब है किसी बैलेंस शीट में, इस खाई को हम कैसे पहचान सकते हैं? ये तो कोई भौतिक चीज है नहीं। यही तो मॉर्निंग स्टार ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने इस हवाई बात को 5 बहुत ही स्पष्ट अनतकनीकी स्रोतों में बांट दिया है। इससे इसका मूल्यांकन बहुत आसान हो गया है। तो वो 5 स्रोत कौन से हैं? पहला है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी अमूर्त संपत्तियां। मतलब वो चीजें जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि पेटेंट हो गया, सरकारी लाइसेंस या एक बेहद मजबूत ब्रांड वैल्यू। हाँ, ब्रांड वैल्यू, जब लोग सिर्फ नाम देखकर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल, वो ब्रांड एक गहरी खाई का काम करता है। जी। दूसरा स्रोत है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की लागत। सही कहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ग्राहक के लिए एक कंपनी की सेवा छोड़कर दूसरी की सेवा अपनाना इतना मुश्किल, समय लेने वाला या महंगा हो जाए कि वो पुरानी कंपनी के साथ ही चिपका रहे। जैसे बैंक अकाउंट बदलना या कोई सॉफ्टवेयर बदलना, बहुत सरदर्द होता है। एकदम। सॉफ्टवेयर कंपनियों और बैंकों का मोट इसी पर टिका होता है। और तीसरा, नेटवर्क इफेक्ट होना चाहिए, जहां किसी सर्विस की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है जब ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या पेमेंट नेटवर्क्स इसके बेस्ट उदाहरण हैं। जितने ज्यादा यूजर्स जुड़ेंगे, वो प्लेटफॉर्म बाकियों के लिए उतना ही जरूरी हो जाएगा और उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल। हाँ। फिर चौथा स्रोत है कॉस्ट एडवांटेज, यानी लागत लाभ। अगर कोई कंपनी अपने बड़े आकार या किसी खास तकनीक की वजह से बहुत कम लागत पर चीजें बना सकती है, तो वो हमेशा फायदे में रहेगी, क्योंकि वो कम कीमत पर सामान बेचकर भी मुनाफा कमा लेगी, जबकि बाकी नहीं कमा पाएंगे। सही। और पांचवा और आखिरी स्रोत है एफिशिएंट स्केल या कुशल पैमाना। ये उन खास बाजारों में होता है जहां सिर्फ एक या कुछ ही कंपनियों के लिए पर्याप्त मांग होती है। मतलब कोई नया खिलाड़ी वहां आना ही नहीं चाहेगा। हाँ,
क्योंकि नए के आते ही दोनों का मुनाफा खत्म हो जाएगा। तो जब तक इन पांचों में से कोई भी मोट बरकरार रहता है, कंपनी वेल्थ क्रिएट करती है। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है वो क्या? कि इस मोट के सूखने या टूटने का सीधा मतलब है भारी संपत्ति का विनाश, वेल्थ डिस्ट्रक्शन। वेल्थ डिस्ट्रक्शन और संपत्ति के विनाश की बात करें तो स्रोत में दिए गए जो आंकड़े हैं वो पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। मतलब यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मोतीलाल ओसवाल के 2007 से 2012 वाले आंकड़े हैं ना? हाँ, जब इस स्टडी पे नजर डाली जाती है तो कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य मिलते हैं जो हमारे स्थापित विश्वासों को चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, इस 5 साल के कालखंड में आईटीसी भारत की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी बनकर उभरी। उन 8 सालों में बाजार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी का राज हुआ करता था। सबको लगता था इन्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, लेकिन 2007 से 2012 के बीच जो हुआ वो सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि रिलायंस और ओएनजीसी न सिर्फ पहले नंबर से खिसके बल्कि वो टॉप 100 वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट से ही पूरी तरह बाहर हो गए। ये सच में सबसे बड़ा शौक था। देश की इतनी विशाल कंपनियां और टॉप 100 में भी नहीं। मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसका कारण था मोतीलाल ओसवाल का मार्केट आउट परफॉर्मेंस फिल्टर। इस 5 साल के दौरान शेयर बाजार का जो प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स, उसका CAGR लगभग 6% था। और नियम यह था कि जो कंपनी इस 6% के बेंचमार्क से कम रिटर्न देगी उसे वेल्थ क्रिएटर माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, रिलायंस और ओएनजीसी का प्रदर्शन इस 6% के न्यूनतम बेंचमार्क से भी खराब रहा था। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर से TCS दूसरे नंबर पर रही और बैंकिंग से HDFC बैंक तीसरे नंबर पर। यहाँ श्रोताओं की समझ के लिए CAGR को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसे बहुत ही आसान शब्दों में अंग्रेजी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह देख सकते हैं। अगर कोई निवेश एक निश्चित अवधि में बढ़ता है तो CAGR ये बताता है कि हर साल औसतन कितनी सुचारू दर से वो वृद्धि हुई है, ताकि बाजार के जो रोज के तेज उतार चढ़ाव हैं उन्हें हटाकर एक एकदम साफ तस्वीर मिल सके। सही कहा, 6% की वो न्यूनतम रेखा पार करनी ही थी। इस पूरी घटना को अगर बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो एक बहुत गहरा सबक मिलता है। केवल कंपनी का आकार बड़ा होना या उसका ऐतिहासिक नाम होना वेल्थ क्रिएशन की कोई गारंटी नहीं है। मतलब सिर्फ बड़ा मार्केट कैप काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि इकोनॉमिक मोड का बने रहना और बाजार को आउट परफॉर्म करने कितना जरूरी है। अगर कंपनी का मोड टूटता है या ग्रोथ बाजार के औसत से नीचे जाती है तो वो निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएटर नहीं रह जाती। तो बड़े आकार से आगे बढ़कर अब हम उन कंपनियों पर आते हैं जिन्होंने सबसे तेज और सबसे निरंतर संपत्ति बनाई। सबसे तेज और सबसे निरंतर के मायने अलग अलग हैं। बिल्कुल, स्पीड अलग चीज है, कंसिस्टेंसी अलग। हाँ, तो इस स्टडी में सबसे तेज या फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर का खिताब मिला TTK प्रेस्टीज को। 2007 से 2012 के बीच इसके शेयर की कीमत 24 गुना बढ़ गई। 24 गुना, ये तो बहुत जबरदस्त है। हाँ, इसका CAGR 89% था। 89% का मतलब है कि निवेश की गई रकम हर साल लगभग दोगुनी हो रही थी। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही मजेदार विडंबना भी है। वो क्या? ये 89% का CAGR भी 1998 के बाद से किसी भी सबसे तेज कंपनी के लिए सबसे धीमा प्रदर्शन था। क्या बात कर रहे हैं? ये आंकड़ा तो बाजार के चक्रीय स्वभाव को, साइक्लिकल नेचर को बहुत अच्छी तरह सामने लाता है। हाँ, हर दौर की रफ्तार अलग होती है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश में स्पीड से ज्यादा जो चीज अहम होती है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। और इस पैमाने पर कोटक महिंद्रा बैंक का प्रदर्शन बेजोड़ रहा। पूरे 10 साल के अध्ययन में है ना? हाँ, पूरे 10 साल तक इस बैंक ने अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी और मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर बन गया। कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है होलसेम ग्रुप की भारतीय सीमेंट कंपनियों के बारे में, ACC और अंबुजा सीमेंट्स। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक केस है। मतलब सीमेंट तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई खास अंतर होता नहीं है, ब्रांड बदल जाए लेकिन सीमेंट तो सीमेंट है। तो ऐसे कमोडिटी सेक्टर में कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है हमें?
लेकिन स्टडी दिखाती है कि होलसेम ग्रुप जैसे एक मजबूत ग्लोबल पेरेंट के आने से इन दोनों कंपनियों का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। मतलब मैनेजमेंट में सुधार आया। बिल्कुल। होलसेम के आने से मैनेजमेंट की क्वालिटी इतनी बेहतर हुई कि कैपिटल एलोकेशन और रणनीतियां सुधर गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इन कंपनियों का जो व्यवहार था वो बाजार निवेशकों के लिए कहीं ज्यादा प्रेडिक्टेबल, अनुमानित हो गया और उनका वैल्यूएशन स्थिर हो गया। हाँ, तो ये सीधे तौर पे साबित करता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी एक मजबूत इकोनॉमिक मोड बनाने में कितनी अहम है। मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी की इसी कड़ी में इस स्टडी में कंज्यूमर कंपनियों का प्रदर्शन बहुत ध्यान खींचता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। HUL जी। HUL ने पूरे 12 साल के लंबे गैप के बाद टॉप 10 वेल्थ क्रिएटर्स में अपनी जगह फिर से बनाई। बाजार के लिहाज से 12 साल तो एक पूरा युग होता है। एक पीढ़ी बदल जाती है 12 साल में। और इतनी लंबी अवधि के बाद ऐसी खामोश लेकिन दमदार वापसी करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। स्रोत की की फाइंडिंग नंबर 2 को देखें तो समझ आता है कि ये कोई तुक्का नहीं था। आमतौर पर कंज्यूमर कंपनियों को बहुत ही सुरक्षित, धीमी और स्थिर ग्रोथ वाली कंपनियां माना जाता था। ऐसा लगता था कि ये बहुत तेजी से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन भारत के बदलते आर्थिक माहौल ने ये धारणा तोड़ दी। स्रोत यहाँ NTD यानी नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर GDP युग का जिक्र करता है। ये NTD वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत तार्किक लगा। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। जमीनी स्तर पर इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था में अगला ट्रिलियन डॉलर जुड़ता है, आम लोगों की आय बढ़ती है। और जब हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो लोग सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करते, वो प्रीमियम साबुन, अच्छे शैम्पू या दूसरी कंज्यूमर चीजों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। और ये जो बढ़ता हुआ खर्च है, ये इन कंपनियों के लिए एक भारी टेलविंड का काम करता है, पीछे से धक्का देता है। एकदम सही। और इसी टेलविंड की वजह से ये कंपनियां अब सिर्फ स्थिर नहीं रही, बल्कि सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर्स की लीग में भी आ गई। उनका जो मोट है वो मजबूत ब्रांड और जो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। हाँ, वो उन्हें इस नई खपत को तेजी से मुनाफे में बदलने की ताकत दे रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? अभी तक हमने इंडिविजुअल शेयरों, उनके मोट और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर बात की, लेकिन जब हम एक बड़े लेवल पर निवेश को देखते हैं, जहां फंड्स या पूरे पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं, वहां सिर्फ एक एक शेयर का विश्लेषण काफी नहीं होता। वहां नजरिया बदलना पड़ता है। हाँ, और यहीं पर मॉर्निंग स्टार की इन्वेस्टिंग गाइड हमें एक बहुत ही फ्यूचर फोकस्ड, भविष्य की ओर देखने वाला नजरिया देती है। मॉर्निंग स्टार का जो फंड्स और पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने का सिस्टम है, वो एक डुअल रेटिंग सिस्टम है, मतलब दोहरी रेटिंग प्रणाली। और जानकारी के इस ओवरलोड से बचने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसका पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है स्टार रेटिंग, जो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक। इसे किसी भी फंड के पिछले प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। ये 1 से 5 स्टार तक होती है। मतलब इसने पास्ट में कितना रिटर्न दिया और उस रिटर्न के लिए कितना रिस्क लिया। बिल्कुल, सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क भी देखा जाता है। लेकिन वित्तीय दुनिया का तो सबसे आम नियम ही यही है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की कोई गारंटी नहीं है। एकदम। रिपोर्ट कार्ड तो सिर्फ ये बताएगा कि कल क्या हुआ था। कल जो फर्स्ट आया जरूरी तो नहीं कि आगे भी फर्स्ट आएगा। भविष्य का आकलन करने के लिए कुछ और चाहिए। और इसी कमी को पूरा करने के लिए उनकी दूसरी रेटिंग आती है, एनालिस्ट रेटिंग। जी, ये पूरी तरह से क्वालिटेटिव, गुणात्मक होती है। अगर स्टार रेटिंग रिपोर्ट कार्ड है तो एनालिस्ट रेटिंग भविष्य का एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये देखने के लिए कि फंड आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। जी। और इसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, न्यूट्रल या नेगेटिव में मापा जाता है। विश्लेषक इसके लिए एक बहुत ही सख्त 5P फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये 5P का फ्रेमवर्क सच में बहुत दिलचस्प है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला P है पीपल, यानी लोग। इसका मतलब है कि फंड को चलाने वाले जो मैनेजर हैं वो कितने अनुभवी हैं और उनकी टीम कैसी है। और दूसरा P है पेरेंट, यानी मूल कंपनी। फंड हाउस का ढांचा कैसा है और क्या वो निवेशकों के फायदे को सबसे ऊपर रखते हैं। फिर आता है तीसरा P, जो मेरे हिसाब से सबसे अहम है, प्रोसेस, यानी प्रक्रिया। उनकी निवेश की रणनीति कितनी अनुशासित है। क्या वो मुश्किल वक्त में घबराकर रणनीति बदल देते हैं या उस पर टिके रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। और चौथा P है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। लेकिन यहाँ सिर्फ अंधा रिटर्न नहीं देखा जाता, बल्कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देखी जाती है। सही कहा। और आखिरी P है प्राइस, यानी कीमत।
फंड हाउस फीस कितनी ले रहा है, क्योंकि अगर फीस बहुत ज्यादा है तो वो सीधे सीधे निवेशकों के मुनाफे को ही तो खा रही है। तो जब ये पांचों पी एक साथ सही बैठते हैं तभी किसी फंड को गोल्ड या सिल्वर रेटिंग मिलती है। बिल्कुल, और ये कोई किताबी बातें नहीं है। स्रोत में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है मॉर्निंगस्टार के अपने इनकम इक्विटी पोर्टफोलियो का। हाँ, इस पोर्टफोलियो का मेन गोल था ऐसे निवेश खोजना जो लगातार और स्थिर इनकम दे सकें। और इसी गोल की वजह से उन्होंने जानबूझकर बेसिक मटेरियल्स यानी जो माइनिंग और कमोडिटी सेक्टर हैं उनसे पूरी तरह दूरी बना ली, क्योंकि उनके एनालिसिस में वो शेयर बहुत महंगे हो चुके थे और इनकम के हिसाब से बिल्कुल अनफिट थे। हाँ, और उनका ये प्रोसेस वाला फैसला कितना सही था ये अगस्त 2017 के अर्निंग सीजन में साबित हो गया। वो कैसे? उस समय बाजार को देखकर लग रहा था कि बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है, सूचकांक ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब गहराई में जाकर एनालाइज किया गया तो कुछ और ही निकला। हाँ, जब अर्निंग सीजन के टोटल मुनाफे में से सिर्फ 3 विशाल माइनिंग कंपनियों BHP, रियो टिंटो और फोर्टेस्क्यू इनके मुनाफे को हटा दिया गया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अच्छा, इन 3 को हटाने के बाद बाकी पूरे बाजार का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो सिर्फ मिड सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गया था। ये तो सच में एक जबरदस्त आहा मोमेंट है। मतलब अगर आप सिर्फ सतह पर इंडेक्स को देखेंगे तो लगेगा कि हर जगह भारी विकास हो रहा है, सब हरा हरा लगेगा। हाँ, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि बस कुछ बड़ी कंपनियों ने पूरी तस्वीर को ढक रखा था। ऐसे धोखे से बचने के लिए ही वो प्रोसेस मजबूत होना जरूरी है। एकदम सही। और रिपोर्ट एक और बहुत जरूरी बात बताती है कि निवेश सिर्फ इक्विटी यानी शेयरों तक सीमित नहीं है। पोर्टफोलियो को स्थिर रखने के लिए हाइब्रिड सिक्योरिटीज का भी जिक्र है। जी, स्रोत में ऑस्ट्रेलिया के कुछ हाइब्रिड विकल्पों का उदाहरण है, जैसे नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का NABPA और वेस्टपैक का WBCP। इन्हें हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें शेयर और बॉन्ड दोनों के गुण होते हैं। और ये 4 से 5% तक की रनिंग यील्ड देते हैं। हाँ, रनिंग यील्ड मतलब वो नियमित ब्याज या इनकम जो निवेश पर लगातार मिलती रहती है। तो ये साफ दिखाता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने के लिए सिर्फ शेयरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प भी होने चाहिए। बिल्कुल, एक संतुलित अप्रोच जरूरी है। तो अंश, आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं। चाहे वो भारत का FMCG बाजार हो या ऑस्ट्रेलिया के हाइब्रिड विकल्प, एक नियम हर जगह लागू होता है कि बाजार के सेंटिमेंट या भावनाओं में बहने से बचना चाहिए। एकदम, पूरा फोकस फंडामेंटल्स या बुनियादी बातों पर होना चाहिए। ये जो रोज का बाजार का शोर है वो किसी को भी भटका सकता है, लेकिन इकोनॉमिक मोड, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सिर्फ भारी भरकम किताबी शब्द नहीं हैं। ये असली दुनिया के रक्षा कवच हैं। हाँ, जो निवेश को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखते हैं और मुनाफा वाला भी बनाते हैं। आज जब हर रोज हम पर हजारों तरह की वित्तीय जानकारी फेंकी जाती है तो ये ढांचा बहुत काम आता है, ये तय करने में कि हमारी मेहनत की कमाई और समय कहाँ निवेश होना चाहिए। जब हमारे पास मोट और 5P जैसे टूल्स होते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह इग्नोर कर देना है। बिल्कुल, ये फिल्टर का काम करते हैं। आज की चर्चा ने सच में कई मिथक तोड़े हैं, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये स्रोत के बातों पर ही आधारित है, लेकिन सोचने का नजरिया बदल सकता है। बताइए। जरा सोचने वाली बात है। वॉरेन बफे का वो शानदार महल और उसके चारों ओर की वो गहरी खतरनाक खाई। मान लीजिए कि आज किसी कंपनी का इकोनॉमिक मोट बहुत मजबूत है, सब कुछ एकदम सुरक्षित लग रहा है। हाँ, लेकिन तब क्या होगा जब कोई अचानक से आने वाली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, कोई बिल्कुल नई तकनीक रातों रात उस खाई का सारा पानी ही सुखा दे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जब खाई में पानी ही नहीं रहेगा तो क्या वो पुराने मजबूत किले उन नए हथियारों और नई तकनीक के सामने टिक पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार